पिछले वीडियोज में हम डिस्कनेक्शन अप्रोच से संबंधित बेसिक रूल्स या गाइडलाइंस के संबंध में चर्चा कर रहे थे। इस दौरान हमने चर्चा की कि जो डिस्कनेक्शन हम कर रहे हैं या जिस डिस्कनेक्शन पर हम विचार कर रहे हैं उससे बनने वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं या सिंथोन्स हैं वो एक प्रकार से स्टेबल होने चाहिए। जैसा हमने पहले चर्चा की कि सिंथोन्स इमेजिनरी फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो एग्जिस्टेंस की एक्चुअल नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उनके स्टेबल फ्रेगमेंट आयन या सिंथोन्स होने के बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम उस डिस्कनेक्शन को इस प्रकार से मोल्ड करेंगे ताकि स्टेबल फ्रेगमेंट आयंस वहाँ पर रिजल्ट्स हों। दूसरा था मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, अर्थात जो डिस्कनेक्शन या रेट्रोसिंथेटिक प्लानिंग हम कर रहे हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स हों। ऐसा करके हम उस रिएक्शन की यील्ड को बेहतर बना सकते हैं। हम किसी टारगेट मॉलिक्यूल को अलग अलग रास्तों से बना सकते हैं, लेकिन कोई रास्ता बहुत लंबा हो जा सकता है, कोई रास्ता थोड़ा छोटा होता है, तो हम छोटा रास्ता प्रेफर करेंगे जिसमें कि मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स हो, और फ्रेगमेंट्स कम से कम संख्या में होंगे तो उनको अरेंज करना हमारे लिए तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा। डिस्कनेक्ट नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम। जैसा हमने चर्चा की कि अगर किसी मॉलिक्यूल में दो पार्ट हेटेरो एटम से जुड़े हुए हैं तो हम उस हेटेरो एटम से नेक्स्ट वाले बॉन्ड पर डिस्कनेक्ट करेंगे। सामान्यतः हेटेरो एटम जो मौजूद रहता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो जो डिस्कनेक्शन से बनने वाला सिंथोन है उसका नेगेटिव पार्ट उस हेटेरो एटम के साथ जाता है और पॉजिटिव पार्ट दूसरे जुड़े हुए एटम के साथ जाता है, इसलिए डिस्कनेक्ट नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम। अगला था यूज FGI टू मेक डिस्कनेक्शन ईजियर। कुछ केसेस में हमारे लिए दिए गए टारगेट मॉलिक्यूल को सीधे तौर पर डिस्कनेक्ट करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में हम वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के बारे में विचार कर सकते हैं, जिससे कि डिस्कनेक्शन हमारा तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है। यदि वो नहीं हो रहा है तो डिस्कनेक्शन हमारे लिए हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी कि जो डिस्कनेक्शन हम कर रहे हैं उससे संबंधित एक नॉन वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए। नई रिएक्शन ढूंढना डिस्कनेक्शन का उद्देश्य नहीं है। नए रास्ते के माध्यम से टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचना डिस्कनेक्शन अप्रोच का हिस्सा हो सकता है, लेकिन नई रिएक्शन खोजना डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता, इसलिए नॉन वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए। अगला बिंदु था मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस। यदि किसी मॉलिक्यूल को, किसी टारगेट मॉलिक्यूल को कई स्टेप में बनाया जाना है तो उन स्टेप्स का समायोजन हम इस प्रकार से करें ताकि वहाँ पर कीमो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम ना हो। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूल, टारगेट मॉलिक्यूल को बनाते वक्त कीमो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। अब इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो टारगेट मॉलिक्यूल हमको दिया जा रहा है उसकी स्ट्रक्चर का हम बारीकी से अध्ययन करें। उसमें क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हैं, किस किस पोजीशन पर हैं, उस टारगेट मॉलिक्यूल की संरचना किस प्रकार की है,
तो हम जैसा हमने कहा, डिस्कनेक्शन आपकी इमेजिनेशन बेस्ड होता है। हम उस टारगेट मॉलिक्यूल को एक या एक से अधिक रास्तों के माध्यम से बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस मॉलिक्यूल के मध्य में से डिस्कनेक्ट करके बनाने का प्रयास करें। डिस्कनेक्ट नियर द मिडिल ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मिडिल जो होता है उस मॉलिक्यूल का, उस मॉलिक्यूल के मिडिल से हम विचार करें। अगला, डिस्कनेक्ट एट ए ब्रांच पॉइंट। जैसा पहले कहा कि हम मॉलिक्यूल की संरचना को बारीकी से देखें, वहाँ देखें कि कौन कौन सी बिंदु पर वहाँ पर ब्रांचिंग है। अगर मिडिल वाली जो ब्रांचिंग है उसको प्रेफर करेंगे, और ब्रांच पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर डिस्कनेक्ट करेंगे। तो डिस्कनेक्ट एट ए ब्रांच पॉइंट। अगला, मेक यूज ऑफ सिमेट्री इफ एनी। यदि टारगेट मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री है तो उस सिमेट्री का हम फायदा उठाएं। कई बार ऐसा करने से हमारा सिंथेसिस बेहद आसान हो जाता है, तो हम उस सिमेट्री का उपयोग करें। डिस्कनेक्ट रिंग फ्रॉम चेन। अगर किसी टारगेट मॉलिक्यूल में एक चेन है, एक रिंग है, सामान्यतः एक सैचुरेटेड रिंग और सामान्यतः एक एरोमेटिक रिंग, अगर इस प्रकार का जुड़ाव है, वहाँ पर चेन है, तो हम दोनों चेनों को अलग अलग करके डिस्कनेक्ट करके देखेंगे। तो डिस्कनेक्ट रिंग फ्रॉम चेन। अब हम उदाहरण से इस बात को समझें। ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक हाइड्रोक्सिल समूह है। इस टारगेट मॉलिक्यूल के चौथे कार्बन पर एक मेथिल समूह है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो मेथिल समूह है वो इस टारगेट मॉलिक्यूल के लगभग बीच में है। अगर हम OH को ओमिट कर दें, ध्यान ना दें, तो ये मेथिल समूह इस टारगेट, तो डिस्कनेक्ट नियर द मिडिल के हिसाब से हम मिडिल पॉइंट इस मॉलिक्यूल का जो है उसके आसपास इसको डिस्कनेक्ट करके देखेंगे। अब देखिए, इसके दो हिस्से हुए। एक तो आपका दो पार्ट बने, एक तो CHO और दूसरा MgP, अर्थात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने पर आप जानते हैं कि अल्कोहल बनते हैं। ये नॉन वर्केबल रिएक्शन हो गई। अब हमने सिंथेसिस किया तो एल्किल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं, मैग्नीशियम और डाइइथाइल ईथर का इस्तेमाल करके हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण करेंगे, और इसका जो है EtCHO अर्थात प्रोपेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने पर हमको टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। मेक यूज ऑफ सिमेट्री। अब देखिए कि ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है, इस टारगेट मॉलिक्यूल में बड़ी अच्छी सिमेट्री है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन है, उन कार्बनों पर दो दो फिनाइल समूह हैं, अर्थात दोनों कार्बन लगभग एक प्रकार के हैं, अर्थात इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। इन ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से अगले कार्बन पर भी देखें, दोनों पर एक ही प्रकार के समूह अर्थात हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की सिमेट्री को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पे CO ईथर, इसके बारे में आगे वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो OH ईथर का निर्माण सामान्यतः एल्किल हैलाइड या OH से हो जाता है, या दो OH के द्वारा भी ईथर का निर्माण हम करते हैं। अब यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करा तो देखें कि COOET अर्थात एस्टर समूह यहाँ पर उत्पन्न हुए। और आप जानते हो कि एस्टर समूह पर
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से हमारे एल्कोहल का निर्माण होता है। अब 2 OH ग्रुप आ गए और 2 H ग्रुप के फलस्वरूप यहाँ पर ईथर का निर्माण हमारा हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल की सिमेट्री को उपयोग लिया है। डिस्कनेक्ट रिंग फ्रॉम चेन। अब देखें यहाँ पर 2 रिंग हैं, एक एरोमेटिक रिंग है, एक सैचुरेटेड हेटेरोएटम कंटेनिंग रिंग है। तो हम इन दोनों रिंग के जोड़ने वाले बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे। अब जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये एक कार्बोनिल ग्रुप में डिस्कनेक्ट होगा, प्लस दूसरा जो MgVr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेटिक प्लेन्स का हो गया। तो डिस्कनेक्ट रिंग फ्रॉम चेन, इस गाइडलाइन का हम सामान्यतः उपयोग करेंगे। डिस्कनेक्ट टू RASM। जो भी डिस्कनेक्शन हम कर रहे हैं उस डिस्कनेक्शन से एक आसानी से उपलब्ध स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग मटेरियल हमारा कॉस्टली है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे देखें कि ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है इसमें डिस्कनेक्ट नियर द मिडल, तो हमने इस टारगेट मॉलिक्यूल को नियर द मिडल डिस्कनेक्ट किया, जहाँ पर उस कार्बन के दोनों ओर डिस्कनेक्ट करके देखा है जहाँ पर मिडिल पॉइंट है। दूसरा था मेक यूज ऑफ सिमेट्री। अब आप देखिए कि इस सेंट्रल कार्बन पर जिस पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके दोनों तरफ एक ही प्रकार की चेन मौजूद है, अर्थात वहाँ पर एक सिमेट्री है। तो हम इस मॉलिक्यूल में मेक यूज ऑफ सिमेट्री के हिसाब से इसको एट ए टाइम तोड़ेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया और फिर वही रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डिपेंड करता है कि जैसे ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का हमने लिया। रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये टारगेट मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। तो इस तरह के साथ, इसलिए एक बात ध्यान रखें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेटिक एप्लीकेशन को देखते हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस को एक याद रखना सही होगा। अगले वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के संदर्भ में चर्चा करेंगे।